नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक को महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे, मैं आज कहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टी के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो जाती हूँ। बिकॉज ये इमेज देख के आपको लग रहा होगा ना कि कितनी खुशी है, यूएस कितना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान कितना सपोर्ट कर रहा है यूएस को। और यही वो व्यक्ति हैं मुनीर जी जिन्होंने बोला था और इन्होंने मिलकर के बोला था कि भाई ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ आगे ट्रंप ऐसा कर देंगे या यूएस ऐसा कर देगा, इन्हें भी नहीं पता था। धीरे धीरे करके यूएस का जो नकाब है या ट्रंप का जो नकाब है वो उतरता जा रहा है पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आखिर किस दिशा में जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, उन्होंने पूरी दुनिया को ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे कि अभी खबर आई है कि जो कतर का सबसे बड़ा आपका एलएनजी प्रोडक्शन फील्ड था उसको तबाह कर दिया, यानी कि क्राइसिस की तरफ वो खुद धकेल रहे हैं। उनको ये बात पहले से पता थी कि अगर वो ईरान पर हमला करेंगे तो वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद भी करेगा और वो जो सऊदी अरबिया या मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पर हमला भी करेगा। लेकिन इसके बावजूद इनकी आंतरिक मंशा के कारण ये सारी चीजें हुई और उसका भुगतान अब पूरी दुनिया भुगत रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई है कि भाई ये एक टाइम हुआ करता था, पहले तो ये देखेंगे कि जब ये अपने आरईरीज ला करके दिखा रहे थे, क्योंकि यूएस ने बोला था कि हम इनके साथ मिलकर के रिसर्च करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको लग रहा था कि भाई हमने जो शिफ्ट है वो कर लिया है यूएस को अपनी साइड। बट हाल ही में यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है जिसकी डायरेक्टर कौन हो जाती हैं? तुलसी गेबार्ड। ठीक है, अब तुलसी गेबार्ड ने क्या बोला इस रिपोर्ट को पेश करते हुए कि जो पाकिस्तान है ना वो इनके लिए परमाणु थ्रेट हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु थ्रेट पाकिस्तान को बोला गया है, जैसे कि इस न्यूज में आप देख रहे हो, हर एक न्यूज में लिखा है कि पाकिस्तान इमर्जिंग एज डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट टू यूएस, तो अब इंडिया को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा रुक करके कि भाई अगर पाकिस्तान तक ये बात आई है, न्यूक्लियर थ्रेट बताया जा रहा है, तो इंडिया तक क्या ये चीजें नहीं हो सकती हैं, या इंडिया को अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी सॉवरेनिटी के लिए जरूरी हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें प्रकाशित हुई। गेबार्ड ने यहाँ पर ये बातें कही, बोला कि पाकिस्तान चाइना पोज बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट तो यूएस सेज तुलसी गेबार्ड। नाउ अब यहाँ तक तो ठीक था कि ये बातें कह रही थी, बट इन्होंने यहाँ पे चाइना को इन्वॉल्व किया, इसके बाद रशिया को भी इन्वॉल्व किया कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पर रशिया भी है, चाइना भी है, तीनों ही मिलकर के हमारे नेशन के लिए ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, इतनी उन्नत किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं जो कि अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से भेद सकता है। और इसीलिए इन लोगों के यहाँ पर जो परमाणु हथियार या इनके जो परमाणु प्रोग्राम्स हैं उसको भी हमें बंद करना चाहिए। एक परमाणु प्रोग्राम बंद करने के लिए आपने ईरान पर हमला किया, उसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं, और अब आप धीरे धीरे लपेटे में बाकी नेशंस को भी ले रहे हो, तो अब इसके जिम्मेदार आप खुद हो अगर आगे फ्यूचर में डिजास्टर और भी ज्यादा क्रिएट होता है। यहाँ पर एक वीडियो चला करके मैं दिखाना चाहूंगी कि जब ये बात कह रही थी, आई होप आपको सुनाई दे। यही बात इनके द्वारा कही गई है कि भाई हमें इंटेल के द्वारा ये पता चला है कि जो रशिया है, जो चाइना है, जो पाकिस्तान है, वो रिसर्च कर रहे हैं और बेटर टेक्निक पर, और वो हमारे लिए अब खतरा बनते जा रहे हैं। ये हमारे इंटेल्स ने हमको बताया है। इस रिपोर्ट में जो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, इसका नाम था एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, जो यूएस अपने लिए पेश करता है। और ये रिपोर्ट आपकी 34 पन्ने की आई थी। ये पन्ने जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हीं में से एक पन्ने पर एक बात लिखी थी जो ज्यादा जरूरी है, वो ये थी कि भाई साहब इनका कहना था कि जो पाकिस्तान और इंडिया है, इंडिया अभी नहीं छूटा इस रिपोर्ट में, इंडिया के बारे में बात कही गई है, ये दोनों ही न्यूक्लियर थ्रेट की कगार पर खड़े हैं, न्यूक्लियर रिस्क की कगार पर खड़े हैं, न्यूक्लियर हमले की कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया टाइज रिमेन अ रिस्क फॉर अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा यूएस इंटेल का कहना है। इनका ये कहना था कि देखो भारत पाकिस्तान दोनों ही नहीं चाहते हैं कि वहां पर परमाणु युद्ध हो, उन दोनों की मंशा अपनी नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं दोनों ही देशों में जिससे कि आतंकवादी लगातार जो तत्व हैं वो ऐसे संकट पैदा कर रहे हैं कि शायद दोनों देश परमाणु युद्ध में जा सकते हैं। और इन्होंने ये जो इन्होंने पूरा लिखा, यहाँ पर रिपोर्ट पेश करी, इसके पीछे का मोटिव इनका पता है क्या था? कि भाई ये बताना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मोटिव था कि परमाणु हमले तक वो जाता, इससे पहले ही यूएस आता है उभर करके और यूएस इस युद्ध को रुकवा देता है।
यानी कि ये रिपोर्ट भी पेश करते हैं, ये दूसरों को खतरा बताते हैं और अपनी वाहवाही करने से कहीं भी नहीं चूकते हैं। तो इनका कहना था कि फिर ट्रंप आ जाते हैं और वो इस युद्ध को रुकवा देते हैं और इसकी वजह से ये न्यूक्लियर खतरा जो पूरे विश्व पे मंडरा रहा था वो टल जाता है। नाउ यहाँ तक भी इनको अभी शांति नहीं मिलती है जब ये 34 पन्ने की रिपोर्ट निकालते हैं। इसमें एक बात इन्होंने और लिखी, इसलिए मैंने इसको टी बोला कि देखो किस तरीके से यूएस क्या कर रहा है, पूरा चीजों को ड्राइव इन कर रहा है। वो इस युद्ध के बहाने अब उसकी जिन जिन देशों में रिजीम चेंज करने की मंशा है उन उन देशों को टारगेट कर रहा है। कैसे? मैंने आपको क्यूबा वाला उदाहरण दिया था, मैंने बताया था कि भाई क्यूबा में अब ये अपना रुख कर रहे हैं, पूरा क्यूबा को थ्रेट करना शुरू कर दिया इन्होंने कि या तो बातचीत करो हमसे, नहीं तो फिर हम अपनी तरीके से आपसे बातचीत करेंगे, राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे हर नेशन में अपनी एक जो कहते हैं ना कि पपेट एस्टेब्लिश करना, उसकी मंशा के साथ अभी आगे काम कर रहे हैं। नाउ सीनेट खुफिया समिति की जो शीर्ष डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर इनसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यही जो तुलसी गेबार्ड है इनसे क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने ना उस क्वेश्चन को टाल मटोल कर दिया। और वो क्वेश्चन पता है किससे जुड़ा हुआ था? यही ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जिसमें इनसे पूछा गया, वर्जीनिया की जो सीनेटर थी मार्क वार्नर, इन्होंने पूछा कि भाई आप इंटेल रिपोर्ट है, ठीक है, आप लोग तो बातचीत करते होंगे जब इस तरीके से किसी नेशन पर अटैक करना है, तो क्या आपने ट्रंप को ये नहीं बताया था कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? या आपने इंटेल नहीं दिया था कि कल को हार्मोज स्ट्रेट बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट यहाँ पर तबाह हो जाएगा? तो इन्होंने बोला कि ये हमारा जो है पर्सनल इंटेल है और हम ये जो रिपोर्ट है या फिर हम इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो प्रेस में डिस्कस नहीं कर सकते। और इस जवाब का गोलमोल आंसर दे करके जो तुलसी जी है वो यहाँ से कट लेती है कि भाई इस मुद्दे पर हमारी क्या बातचीत हुई थी हम आपको नहीं बताएंगे। और ऑफ कोर्स आपको पता था कि ये सारी चीजें इरप्ट होंगी, सिचुएशन इरप्ट होगी। नाउ आगे आते हैं। सो यहाँ पर बीट्स ऑफ ब्रीफ में लिख रहा कि यूएस इंटेल रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तान इज डेवलपिंग अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो पाकिस्तान अभी प्रेजेंट समय में यूएस के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो डेवलप कर रहा है, ये बात निकल करके आई थी। अब जब ये सारी चीज़ें कही जाती है कि भाई पाकिस्तान ऐसा ऐसा काम कर रहा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पाकिस्तान ना अपना ट्वीट करके अपनी सफाई देता है। पाकिस्तान कहता है कि देखो हम ये जो मिसाइल डेवलप कर रहे हैं ना, ये मिसाइल हम यूएस के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की तो भाई पैंट गीली हो गई इतनी सी बात में कि कैसे भाई यूएस को अगर हम थ्रेट लगने लगे तो हम तो खत्म हो गए, हमारा क्या होगा, कहीं हाल ईरान जैसा ना हो जाए, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पर ये बताया जाता है कि देखो हम ये जो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कभी भी यूएस को टारगेट करने का नहीं है। हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए चला रहे हैं। और इनको सुरक्षा किससे चाहिए? इनको सुरक्षा चाहिए इंडिया से और अफगानिस्तान से। इनका कहना है कि जो बलूची मिलिटेंट है, जो बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, प्लस हमारे जो पड़ोसी देश हैं इंडिया और जो अफगानिस्तान हो जाता है, तो इनसे हम अपनी रक्षा के लिए हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, ना कि हम यूएस को थ्रेट पहुंचाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है अपने आप को सुरक्षित करना। लेकिन लपेटे में तो ये तीनों ही देश आ चुके हैं प्रेजेंट समय में। अब तीनों में ही खलबली मची हुई है। अब जिस न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे थे, जिस न्यूक्लियर पावर का थ्रेट है यूएस को, एक तो देख लेते हैं भाई कि उन देशों के पास कितनी न्यूक्लियर पावर है एक्चुअल में। और स्पेशली जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, ये है पाकिस्तान। इसके पास 170 न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं वो हो जाते हैं, परमाणु हथियार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, रशिया तो आपके लिए खतरा ही है क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास है, लेकिन आप कौन सा कम हो, आपके पास तो 3700 परमाणु हथियार हो जाते हैं। आप अपने आप को पूरी दुनिया के लिए खतरा मानो। पूरी दुनिया को प्रेजेंट समय में सिर्फ और सिर्फ यूएस से खतरा है, यूएस को किसी दुनिया से खतरा नहीं है। लेकिन आप जब अपनी इंटेल रिपोर्ट निकालते हो, आपके यहाँ पर जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें हर एक दुनिया को आप लपेट देते हो कि भैया ये परमाणु प्रोग्राम चला रहा है तो इससे हमें खतरा है, ये देश पर, मतलब आपका परमाणु प्रोग्राम चलता रहे, आप परमाणु समृद्ध बनते रहो, बाकी सारे देश अपने परमाणु प्रोग्राम ना चलाएं। इंडिया को भी पास्ट में बहुत ज्यादा थ्रेट किया गया था इस चीज के लिए, लेकिन इंडिया नहीं झुका। हमें इंदिरा गांधी जी की सरकार को हेड्स ऑफ करना चाहिए उस समय, वाजपेयी जी को हेड्स ऑफ करना चाहिए उस समय कि वो नहीं झुके अमेरिका के आगे। और उसी का नतीजा है, इंदिरा गांधी जी का जो एक डिटर्मिनेशन था नेशन के लिए, उसका नतीजा है कि आज हम यूएस के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, एटलीस्ट आज हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं।
आज हमारा एक रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूएस हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि यूएस हमारे सामने आंख उठा करके नहीं देख रहा है, क्योंकि कुछ अभी और रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी कि कैसे इंडिया में भी रिजीम चेंज करने के लिए यूएस ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहा है प्रेजेंट समय में। चलो, तो चाइना के पास 600, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम 225, इंडिया 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90 एंड नॉर्थ कोरिया हैज़ 50। ना इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भी ये पंगा नहीं लेते हैं। लेकिन अब जैसे ये रिपोर्ट लेकर के आए, तो क्या अब इंडिया को थोड़ा सा इस पर रुक करके सोचना होगा कि यूएस आगे क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकता है, क्योंकि यूएस किसी का भी दोस्त नहीं है। यूएस को लगता है अगर मेरे लिए कोई खतरा बन रहा है उसको रास्ते से हटाओ, वहां की रिजीम चेंज करो, दैट्स इट। तो क्या इस ऑन गोइंग लिस्ट में इंडिया का नाम है आगे? तो ऑफ कोर्स हाँ, है इंडिया का नाम, और इंडिया में यूएस रिजीम चेंज करना चाहता है, सत्ता गिराना चाहता है और अपना एक पपेट बिठाना चाहता है। ठीक है, तो अब इस बारे में हमारे जो एस जयशंकर प्रसाद हैं, अजीत डोभाल की जो इंटेल हो जाती है, और मोदी जी हैं, इनको बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस मुद्दे को देखना होगा। इस रिपोर्ट में जो चीजें कही गई हैं, इंडिया के बारे में जो चीजें कही गई हैं, उनका खुल करके जवाब देना होगा। राइट, चलो, तो ये वाली चीज़ें तो यहाँ पर देखने को मिल गई कि भैया रशिया और सबको भी यहाँ पर नहीं बख्शा जाता है। इसी बीच अभी तक हम ये कहते थे ना कि भाई यूएस जो है वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन के लिए लड़ रहा है, यूक्रेन को अपने हथियार प्रोवाइड कर रहा है, कहीं नहीं। जब ये रिपोर्ट पेश कर रही होती है ना, तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। पता है क्या कहा उन्होंने? दैट इंटेल कम्युनिटी एसेस दैट रशिया हैज मेंटेन्ड द अपर हैंड इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। ये कह रहे हैं कि रशिया अपर हैंड है यूक्रेन वॉर में, और कल को जब सीज फायर का टाइम आएगा, सुलह का टाइम आएगा, तो यूक्रेन को रशिया की बात माननी पड़ेगी कि वो जो भी आपके क्षेत्र पे कब्जा कर रहा है, जहां पर भी कब्जा कर रहा है, वो उसका क्षेत्र है। यूक्रेन को झुकना पड़ेगा, रशिया नहीं झुक सकता है। और यहाँ इस कंडीशन में यूएस सपोर्ट करेगा रशिया को, ना कि यूक्रेन को। अब आप देखो कि क्या गेम चेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स व्हाई जियोपॉलिटिक्स। नाउ आगे बात करते हैं और समझते हैं। इसी बीच ये जो थ्रेट बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल्स हैं वो कितनी कितनी दूरी तक जा सकती हैं, और कौन कौन सी प्रेजेंट समय में इनके पास क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाती हैं। सो देयर इज अ रेड हतफ 8 है जो 350 किलोमीटर जाती है, इनके पास बाबुर हो जाती है, इनके पास नसार हो जाती है, इनके पास आपका अब्दुल अली हो जाती है, गजनवी हो जाती है, शाहीन बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, अगर आपको याद हो मिसाइल शाहीन। शाहीन मिसाइल इसलिए भी चर्चा में आई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो याद होना चाहिए आपको। इनके पास गौरी है, अगेन शाहीन 2 हो जाती है जो कि 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, 2750 शाहीन 3 है। एंड इनकी जो अगर मैं कहूँ कि मोस्ट पावरफुल जो है वो आपकी हो जाती है अब्देल 2200 किलोमीटर तक की हो जाती है। वैसे शाहीन जो 2 है वो भी आपकी काफ़ी पावरफुल हो जाती है। तो इस तरीके से ये मिसाइल्स इनके पास है जो अभी टारगेट कर सकती हैं। अब ये जो हम सारा सिनेरियो देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये अचानक से हो रहा है, अचानक से यूएस के मन में इच्छा आई और उसने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया है? नहीं, ये अचानक नहीं है। यूएस की हिस्ट्री देखो आपको पता चलेगा कि वो वर्ल्ड पावर बना कैसे है, आपको पता चलेगा कि वो करता क्या है एक्चुअल में, और देन इसके बाद इसने अपनी सत्ता कैसे स्टैब्लिश कर रखी है। यूएस के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो एनर्जी सोर्स, जो आपका ऑयल ऊर्जा स्रोत हो जाते हैं। जो भी देश उसको मना करता है इस चीज़ के लिए या फिर उसका नेशनलाइजेशन करता है, ये वहाँ पर अपनी सत्ता को बदल देता है। और दूसरा, कोई भी इंसान न्यूक्लियर पावर प्रोडक्ट्स जो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है वो बेटर तरीके से ना चलाए, कोई भी नया देश जो न्यूक्लियर पावर है वो ना बने। इन 2 चीज़ों पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ऑयल का पूरा क्रूड ऑयल का गेम यहाँ पर चल रहा है। अब हिस्ट्री उठा करके अगर हम देखेंगे तो आपको यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट इन द रिजीम चेंज जब आप सर्च करोगे तो आपके पास एक डेटा निकल करके आएगा। सबसे पहले तो इन्होंने लैटिन अमेरिका की ही ऐसी तैसी करी। आप देखो, चाहे हवाई हो, पनामा हो, हॉन्डुरस हो, निकारागुआ, मैक्सिको, हैती, हर जगह इन्होंने अपने पैपेट बैठाए, रिजीम चेंज करी। और मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से भाई आज जो नाटो नेशन इनकी मदद नहीं कर रहे हैं हॉर्मुज मुद्दे पर। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपने पास्ट में क्या किया है और आप फ्यूचर में किस हद तक जा सकते हो। यही नहीं, बात करते हैं यहाँ पर, शुरुआत करेंगे ईरान से 1963 जब यहाँ पे सरकार थी अब्दुल करीम कासिम की। तो जो अब्दुल करीम कासिम है, इन्होंने पश्चिम से दूरी बना ली थी और ये सोवियत से संबंध बढ़ाने लगे थे। है
तो जैसे ही ये सोवियत से संबंध बढ़ाने लगते हैं, उसके बाद होता क्या है, तो CIA ना कथित तौर पर बाथ पार्टी से संपर्क बनाती है और इनकी हत्या करवा देती है। और उसके बाद रिजीम चेंज, अपना एक पपेट ला करके आगे यहाँ पर सद्दाम हुसैन की जो सत्ता है वो यही स्टैब्लिश करते हैं। ये इराक में हुआ। अब देखो जो अभी 2026 में करना चाह रहे हैं। इसके बाद अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है, आप सभी को पता था कि वहां पर US की मिलिट्री लगी रहती थी। सो अर्लियर US सपोर्ट मुजाहिदीन 1980s अगेंस्ट द USSR। इसके बाद ये क्या करते हैं, जब अगेन US की तरफ इनका रुख खत्म होता है और USSR की तरफ जाने लगते हैं, तो फिर 2001 में ये क्या करते हैं, रिजीम चेंज करते हैं और वहां पर अपना पपेट बिठाते हैं। सेम यहाँ पर हुआ साल्वाडोर एलेंदे के साथ। कैसे, तो अमेरिका में समाजवादी राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंदे का विरोध किया, क्योंकि उनकी नीतियां क्या थी, राष्ट्रीयकरण और सोवियत झुकाव देखने को मिलती थी। तो अमेरिका को अगेन लगा ये भी क्या कर रहे थे, चीजों को नेशनलाइज कर रहे थे और अमेरिका के हित इससे कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। ऑयल, क्रूड, इन सबको ये नेशनलाइज कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अमेरिका के हित के खिलाफ हो जाता है ये बंदा, क्या करो। अगेन ये 1973 में ऑक्सटोन पिनोसे में तख्ता पलट करते CIA ने आरोप लगे थे कि विपक्ष ने इनकी हत्या कर दी, जबकि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर US का ही था। ये देखो ये US ने किया है नेशंस के साथ। पुनेशी की तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित हुई, तो अमेरिका ने फिर उसके बाद दूरी बना ली। यानी कि जिसको इन्होंने बैठाया वो इतना ज्यादा तानाशाह था कि वो एकदम स्थिति को बद से बदतर कर दिया था उसने उस जगह की। नाउ अब बात करेंगे मोहम्मद मोज़देह के बारे में। तो ये जो मोहम्मद मोज़देह हैं ये भी यही काम करते हैं कि इनके यहाँ पर अच्छा खासा ऑयल का भंडार था, ये इसको पूरी तरीके से नेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो US और UK दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो CIA और MI6 मिलकर के ऑपरेशन एजैक्स के तहत वहां पर तख्ता पलट करवाते हैं और मोहम्मद रजा पहलवी जो थे वहां के, उनकी सरकार वहां पर बनवा देते हैं। ईरानी क्रांति के बाद शाह की सत्ता खत्म होती है और अमेरिका अपना सबसे बड़ा सहयोगी खो देता है। इसके बाद और भी बड़े बड़े नाम हैं। मैनुअल एंटोनियो नियोर्गिया की बात हम करें तो शीत युद्ध के दौरान आप देखोगे कि अमेरिका की जो नीति थी वो किसी भी कीमत पर साम्यवाद को रोकना चाहती थी, और उसको रोकने के लिए इन्होंने 3 हथकंडे अपनाए थे। कौन कौन से, या तो ये यहाँ पर कवर्ड ऑपरेशन चलाते थे कि उस नेशन के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा करिए, उनको कोई एक ग्रुप बनाइए, उनको हथियार सप्लाई करवाइए, उसके बाद वो आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश आपने देखा रिजीम चेंज हुई, बिल्कुल उस तरीके से। या फिर मिलिट्री कूप सपोर्ट उनको दे दो पूरी तरीके से, देन उनके ऊपर आप अपना आधिपत्य जमा लो, या फिर आप उनको इकोनॉमिक प्रेशर डाल दो, जैसे कि क्यूबा के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डाल रखा है इन्होंने। क्यूबा इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इकोनॉमिक प्रेशर का, क्योंकि आपने मादुरो को उठा लिया, उसके पास ना ऑयल पहुंच पा रहा है, करेंसी उसकी बेटर नहीं है, व्यापार आप करने नहीं देते हो, इन्वेस्टमेंट आप करने नहीं देते हो किसी को, क्यूबा करेगा क्या, उसके पास आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए वो आपसे बात करने आ रहा है। सिंपल सी बात है, आपने उसको प्रेशराइज किया इकोनॉमिकली, इतने प्रतिबंध लगा दिए, इतनी सारी चीजें, जैसे रशिया के साथ आप करते हो, प्रतिबंध लगाए पड़े हुए हो, दूसरे देशों को उनसे तेल नहीं परचेस करने देते हो, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक प्रेशर डालना। तो यही इसकी नीतियां भी रही हैं और इसके तहत ही इन्होंने रिजीम चेंज करी है, देशों में तख्ता पलट करवाया है। परिणाम क्या होता है, अल्पकालिक रणनीति सफलता मिलती है, लेकिन दीर्घकाल में वही अस्थिरता और अमेरिका विरोधी भावना फिर से आ जाती है। सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में आप भूल ही नहीं सकते, ओसामा बिन लादेन को। UN में भारत ये चिल्लाता मर गया कि भैया हम कह रहे हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है वो आतंकवाद फैलाता है, हमारे नेशन में अस्थिरता मची हुई है, इंडिया को बहुत अलग अलग तरीके से थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन कभी नहीं मानता US कि जो ओसामा बिन लादेन है ये किसी भी तरीके का टेरर हो जाता है, यानी कि ये टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इवन उसने सपोर्ट ही किया। लेकिन जब US के टावर पर हमला होता है, US को जब हिट किया जाता है, तब जाकर के ये क्या करता है, मरवा देता है ओसामा को और पूरा का पूरा क्रेडिट लेता है कि भैया हमने एक आतंकवादी को खत्म कर दिया। भाई आपने उसी आतंकवादी को खत्म किया जिसको आप पाल रहे थे बहुत लंबे समय से। जब आपके देश के ऊपर हमला हुआ तब आपने रिकॉग्नाइज किया कि वो आतंकवादी है, अदर देश चिल्लाते रह गए, आपने माना ही नहीं। दिस इज योर पॉलिसी, आप ये करते हो, ये आपका रियल चेहरा है। नाउ आगे बात करते हैं, कैसे भूल सकते हो आप सद्दाम हुसैन को, ये सद्दाम हुसैन जी को। सेम इनके साथ भी यही हुआ था, इनको सत्ता पलट हुई, मरवा दिया गया। गद्दाफी अगेन लीबिया के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, इनके साथ भी यही हुआ और पूरी तरीके से रिजीम चेंज हो गई। आपने मादुरो के साथ यही किया, वहां से उठा लिया, अपनी ऑयल कस्टडी पूरी तरीके से अपने अंडर ले ली। तो ये आपका प्रोसेस है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये, हमने डिस्कस किया है इसको, आपको पता होगा कि क्या हुआ है।
हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि यूएस वहां पर ऑपरेशन चला रहा है, कवर ऑपरेशन चला रहा है, और नया ईसाई देश ये बनाना चाहते हैं। किसको किसको काट करके बनाना चाहते हैं ये मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप जाइए और इस वीडियो में देख लीजिए जाकर के कि क्या हिस्ट्री है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में उन्होंने बोला कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, रॉ पर बैन लगा देना चाहिए। तो ये सब क्या है कि ये धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि इंडिया में कैसे रिजीम चेंज करी जाए और इंडिया में कैसे अपना एक पपेट बिठाया जाए। अब जरूरत है कि इंडिया यूएस का जो एक्चुअल थ्रेट है उसको पहचाने और अपने आप को सिक्योर करे, अपने आप को इस ऑपरेशन से बचाए। तो आपकी क्या राय हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर के, और इंडिया इस पे क्या स्टेप लेना चाहिए? इंडिया को क्या यूएस के साथ अपने संबंधों को कैसे एक बार दोबारा से ना रीचेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो मुझे आप बताइए कि कैसे इंडिया अब यूएस के इस स्टेप से बचेगा। बाकी आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।